तो नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। दोहरा निषेचन। निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन है। निषेचन के पश्चात द्विगुणित जायगोट बनता है और जायगोट वृद्धि और विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है, जिससे नए पौधे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, पौधों में नर युग्मक नर जननांग यानी स्टैमेन में बनते हैं और मादा युग्मक मादा जननांग यानी पिस्टिल में बनता है, अंडाशय के अंदर बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यह एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये मादा जननांग दिखाया गया है, जिसे हम कार्पल कहते हैं। कार्पल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये ओवरी है, इसका फुला हुआ भाग नीचे, इसको कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर होता है ओव्यूल, जिसे बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक। बीजांड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक के अंदर होती है अंडकोशिका। ठीक है, यानी अंडकोशिका कई परतों के अंदर होती है। ये तो हो गया मादा जननांग में मादा युग्मक। अब देखते हैं नर जननांग। नर जननांग क्या है? स्टेमन। स्टेमन में यहाँ पर ये परागकोश है और परागकोश के अंदर पराग कण बनते हैं, जो कि नर युग्मक होते हैं। ठीक है, यानी कि पराग कण के केंद्रक का और अंड कोशिका के केंद्रक का आपस में मिलना ही निषेचन कहलाता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती, काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि नर और मादा युग्मक काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। जैसे सबसे पहली प्रक्रिया है परागण की। जब ये परागकोश पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे परागकण बन जाते हैं, तो इस परागकोश का स्फुटन होता है, यानी ये टूट जाता है और परागकण बाहर निकल आते हैं। अब ये हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, जल के माध्यम से ये इस मादा जननांग के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो परागकोश से परागकणों का मादा जननांग के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है परागण। यानी कि यहाँ पर परागकण पहुंच चुका है, एक प्रक्रिया संपन्न हो गई परागण की। अब ये परागकण इसी स्टिग्मा पर रहता है और ओवम कहाँ है? अंडाशय के अंदर। तो इस परागकण का केंद्रक अंडाशय तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए परागकण का अंकुरण होगा। वो परागकण वहाँ यहाँ तक नहीं आएगा, परागकण यहीं रह जाएगा और परागकण का केंद्रक यहाँ तक आएगा पराग नलिका के माध्यम से। तो पराग नलिका कैसे बनती है, इसको समझने से पहले हमें परागकण की संरचना देखनी होगी। देखिए, ये है परागकण। बनता कहाँ है? परागकोश में। परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इसी लघु बीजाणु के चारों तरफ जब स्पोरोडर्म बन जाती है, तब इसी संरचना को परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। देखिए, लघु बीजाणु एक सिंपल सी कोशिका होती है। इस कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, एक तो स्पर्म सेल होती है और दूसरा ट्यूब सेल का केंद्रक होता है। हमने लघु बीजाणु जनन में बताया था कि जब परागण होता है उस समय परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। इसमें से एक स्पर्म सेल या जर्म सेल होती है और दूसरी ट्यूब सेल होती है। इस लघु बीजाणु के चारों तरफ स्पोरोडर्म नाम की एक मोटी सी परत होती है। यह स्पोरोडर्म डबल लेयर्ड होती है। इसमें बाहर की तरफ एक्साइन होता है और भीतर की तरफ इंटाइन होता है। भीतरी जो परत होती है वो मेम्ब्रेनस होती है, काफ़ी पतली होती है, लेकिन जो बाहरी परत है काफ़ी मोटी और मजबूत परत होती है, जो इस परागकण का एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में सुरक्षा करती है। ठीक है, ये जो बाहरी परत एक्साइन है, ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है और एक बीजपत्री में एक और द्विबीजपत्री में 2 या 3 जगहों पर ये एक्साइन एब्सेंट होती है और उस जगह पर छिद्र बन जाता है, जिसे जर्म पोर कहते हैं। यहाँ पर देखें, एक जर्म पोर है। ठीक है, इसके क्या कहते हैं? जर्म पोर, जनन छिद्र। ठीक है, ये तो हो गई परागकण की संरचना। अब परागकण स्टिग्मा पर पहुंच चुका है। यहाँ स्टिग्मा द्वारा स्रावित तरल को ये अवशोषित करेगा और इसमें अंकुरण प्रारंभ होगा। अंकुरण में क्या होता है कि ये जो इंटाइन मेम्ब्रेन होती है, ये जर्म पोर से बाहर निकलती है। ठीक है, एक नलिका के रूप में, एक ट्यूब के रूप में। अब ये दूसरे स्टेप में देखिए, यहाँ पर अंकुरण शुरू हो गया है। इंटाइन
एक ट्यूब के रूप में बाहर निकली हुई है और इस ट्यूब को कहते हैं पोलन ट्यूब या पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका निकलती है तो स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल में प्रवेश करती है, ये वर्तिका में प्रवेश करती है और वर्तिका में प्रवेश करते हुए ये अंडाशय के पास पहुंचती है। देखिए इस परागकण में दो केंद्रक हैं जैसे कि यहाँ बताया गया था, एक तो स्पर्म सेल है और दूसरा ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पराग नलिका इस स्टाइल में प्रवेश करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। जब ये स्टाइल में ही होती है उसी समय क्या होता है कि स्पर्म सेल में डिवीजन होता है और एक स्पर्म सेल से दो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। एक स्पर्म सेल यहाँ था और इससे दो स्पर्म सेल बन गए, इसके पीछे ट्यूब सेल का न्यूक्लियस भी है, यानी पराग नलिका की लंबाई बढ़ते बढ़ते अंडाशय तक पहुँच गई। ठीक है, अंडाशय में पहुंचने के बाद ये पराग नलिका एंट्री करेगी ओव्यूल में। यहाँ पर ये ओव्यूल है। ठीक है, बीजांड है, आपने बीजांड पढ़ रखा है। ये बीजांड की दो लेयर हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ये बीजांड का चलेजा है। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ जहाँ पर आवरण नहीं होता है वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है जिसे माइक्रोपिल कहते हैं। तो ये छिद्र क्या हो गया, माइक्रोपिल। ये पराग नलिका माइक्रोपिल के द्वारा ही बीजांड में एंट्री करेगी। हालांकि दो और माध्यम से ये बीजांड में एंट्री कर सकती है। पहला माध्यम क्या है, ये चलेजा के माध्यम से, मतलब ये चलेजा के द्वारा भी बीजांड में एंट्री कर सकती है। दूसरा, इस अध्यावरण को तोड़ते हुए भी ये बीजांड में एंट्री कर सकती है। और तीसरा रास्ता है माइक्रोपिल के द्वारा। तो अधिकांश जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपिल के द्वारा ही इस बीजांड में एंट्री करती है। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर सिर्फ एम्ब्रियो सैक दिखाया गया है। इस बीजांड के अंदर रेड कलर में एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। एम्ब्रियो सैक में क्या है, तीन कोशिकाएं माइक्रोपिल की तरफ हैं जिन्हें एग ऑपरेटस कहते हैं, और एग ऑपरेटस में जो बीच की कोशिका है वो एग सेल है और उनके दोनों साइड की कोशिकाएं सिनर्जिड सेल हैं। सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और चलेजा की तरफ जो तीन कोशिकाएं हैं उन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। इस एम्ब्रियो सैक को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये तीनों कोशिकाएं क्या हैं, ये एंटीपोडल सेल हैं, यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस है और इन तीन कोशिकाओं में एक एग सेल है और ये दोनों सिनर्जिड सेल हैं, सहायक कोशिका हैं। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपिल में प्रवेश करती है तो यहाँ पर देखिए दो सिनर्जिड सेल हैं, तो ये किसी एक सिनर्जिड सेल को ब्रेक करते हुए एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है। ठीक है, ये जिस कोशिका को तोड़ते हुए एंट्री करती है वो कोशिका नष्ट हो जाती है। इस कोशिका में पहुंचते ही पोलन ट्यूब का जो आखिरी सिरा है ये टूट जाता है और इसके अंदर जो दोनों जर्म न्यूक्लियस हैं या स्पर्म न्यूक्लियस हैं वो इस एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पोलन ट्यूब सिनर्जिड सेल के द्वारा इसमें एंट्री की, सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो गई और दोनों स्पर्म सेल या जर्म न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, ये भ्रूण कोश में पहुंच गए हैं। ठीक है, भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद अब क्या होता है, ये एक जर्म न्यूक्लियस, क्योंकि जर्म न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लाइड हैं, ये जर्म न्यूक्लियस हैप्लाइड हैं क्योंकि ये युग्मक हैं और यहाँ पर अंडकोश का भी हैप्लाइड है। लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस हैं इसलिए सेकेंडरी न्यूक्लियस की कैसी है, डिप्लाइड है। इन दोनों जर्म न्यूक्लियस में एक जर्म न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और दूसरा जर्म न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, एक जर्म न्यूक्लियस जब एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो ये दोनों हैप्लाइड स्ट्रक्चर थे, तो इसके जगह पर एक डिप्लाइड संरचना बन जाएगी जिसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या है, एक जर्म न्यूक्लियस और एग सेल के केंद्रकों का सम्मिलन। ठीक है, तो इसे सत्य फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ट्रू फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, यानी यही एग सेल किस में बदल जाएगी, जाइगोट में, और ये जाइगोट हो जाएगा डिप्लाइड, यानी यहाँ से हम एग सेल को इसको
जर्म न्यूक्लियस को हटा देते हैं, तो ये बन गया जाइगोट। दूसरा जो जर्म न्यूक्लियस था या स्पर्म सेल कह सकते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और ये बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होगा, ये ट्रिप्लाइड होगा। क्यों ट्रिप्लाइड होगा, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी डिप्लाइड था और इसके साथ एक हैप्लाइड स्पर्म सेल फ्यूज किया, तो इसके जगह पर बन जाएगा एक ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से ये दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया। तो भ्रूण कोश में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में की थी। ठीक है, इस दूसरे वाले फर्टिलाइजेशन को त्रिसमेकन भी कहते हैं, मतलब ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो एक बार एक जर्म न्यूक्लियस और एग सेल मिलकर डिप्लाइड जाइगोट बनाते हैं। दूसरे फर्टिलाइजेशन में दूसरा जर्म न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियाई मिलकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेते हैं। इस प्रकार से दोनों फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और यही कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ठीक है, ये जाइगोट अब आगे डिवीजन करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, जिससे नए पौधे बनेंगे। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी त्रिसमेकन करने के पश्चात बना एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डिवीजन करके एंडोस्पर्म बनाएगा, भ्रूण कोश बनाएगा, जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डबल फर्टिलाइजेशन समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।